हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारे पीजीटी में पूछे गए हैं उनको लेकर आई हूँ। चाहे वो पीजीटी उत्तराखंड का हो या फिर उत्तराखंड का पीसीएस हो या फिर बिहार का पीजीटी हो, उत्तर प्रदेश का पीजीटी हो, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनिमल सेल से बने हैं उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टी में, क्रिस्टी में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वाल्व में। सूत्रकणिका अपव्यूह में, सूत्रकणिका क्रिस्टी में, लाइसोसोम में या सूत्रकणिका की बाहरी भित्ति में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा साइटोक्रोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। सूत्रकणिका यानी जिसे आप साइटोक्रोम कहते हैं, साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में पाया जाता है। ये रेडॉक्स सक्रिय प्रोटीन है जिसके मूल में एक केंद्रीय Fe यानी आयरन परमाणु होता है जो एक सहकारक के रूप में होता है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में मौजूद यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मौजूद जो मेन इलेक्ट्रॉन होता है उसका वाहक होता है साइटोक्रोम, और वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण यानी एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण में शामिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन से ढका होता है। आंतरिक झिल्ली यानी इंटरनल मेम्ब्रेन को सेल्फ के रूप में मोड़ा जाता है जिसके आवक अनुमानों को क्रिस्टी कहा जाता है या आंतरिक स्थान को कवर करता है। आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देख लीजिए। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन ये ऊपर वाली और ये दूसरी वाली। ये जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है ये मुड़ी हुई होती है। यही जो फोल्ड स्ट्रक्चर होता है इसी को ही सिस्टर्नी या क्रिस्टी कहा जाता है। इसी को क्रिस्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोल्गी कॉय पाया जाता है। गोल्गी कॉय यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। ऑप्शन है ऑल द सेल यानी सभी कोशिकाओं में, ऑल द सेल एक्सपेक्टेड और आरबीसी यानी आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में, ऑल द सेल एक्सेप्टेड प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी सभी कोशिकाओं में केवल प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर, ऑल द एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल सभी जंतु कोशिकाओं और जीवाणु कोशिकाओं में। तो इसका सही जवाब है हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो, एक मिनट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी को छोड़कर सारी सेल में पाया जाता है। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे गोल्गी अपैरेटस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक झिल्ली से बंधा हुआ अंग होता है जो आमतौर पर प्रोटीन के प्रसंस्करण में शामिल होता है। प्रत्येक कोशिका में एक गोल्गी काय होता है या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। यह केंद्रक के पास स्थित होता है और इसमें 5 से 6 चपटी झिल्लीदार थैली होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 1 मिनट, अरे क्या हो रहा है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच डू नॉट हैव डीएनए। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, यानी कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। क्या वो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है, गोल्गी काय है यानी गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है या हरित लवक है। कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। केंद्रक डीएनए एक यूकैरियोटिक जीव के प्रत्येक कोशिका केंद्रक के भीतर निहित होता है जिसे हम न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है जो छोटा गोलाकार गुणसूत्र है और इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोल्गी बॉडी में डीएनए नहीं पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द, यानी ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, प्लास्टिड में यानी लवक के भीतर, या फिर लाइसोसोम के भीतर, या फिर गोल्गी बॉडी के भीतर। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। उन्हें प्राथमिक कण या F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर मौजूद होते हैं। लगभग 104 से 105 ऑक्सीसोम होते हैं। यहाँ से आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसोम का दूसरा नाम क्या है। तो ऑक्सीसोम का दूसरा नाम प्राथमिक कण या प्रिमिटिव पार्टिकल या फिर F1 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ मौजूद होता है। तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर मौजूद होता है। यह लगभग 104 से 105 होता है, जिसे नियमित रूप से 10 नैनोमीटर के अंतराल पर रखा जाता है। ऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें एडीपी यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण शामिल है। यानी कि ये जो ऑक्सीसोम है, इसमें जब फास्फोरीकरण होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण होता है यानी फास्फोराइलेशन होता है, तब एडीपी का निर्माण होता है, और इसी में जब इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है तो एटीपी का निर्माण हो जाता है इसी ऑक्सीसोम के द्वारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीसोम प्रेजेंट है। आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाली एक मेम्ब्रेन और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड है। यहीं पर मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये ऐसे द्रव रूप में मैट्रिक्स भरा हुआ, और आप ऑक्सीसोम को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसी को ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन है टू लाइनर डीएनए स्टैंड एंड हिस्टोन प्रोटीन, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्टैंड एंड विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, या न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्टैंड होता है, यानी डीएनए तो होता है पर उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक की बात करेगा तो उसमें डीएनए होता है वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड किया हुआ होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तो होता है लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं करता है। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी कि डेस्मोसोम किसका रूपांतरित या संशोधित रूप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का, या न्यूक्लियर यानी प्रोटीन मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक की बात करेगा तो उसमें डीएनए होता है वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड किया हुआ होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तो होता है लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं करता है। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी कि डेस्मोसोम किसका रूपांतरित या संशोधित रूप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का, या न्यूक्लियर यानी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। तो इसका सही जवाब है डेस्मोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। डेस्मोसोम एक दूसरे से जुड़े प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं का संशोधन है। प्लाज्मा झिल्ली जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। डेस्मोसोम चिपकने वाले यानी अडेसिव, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक दूसरे को चिपका हुआ, एक मिनट दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए ये डेस्मोसोम है, ये एक दूसरे से किस तरह से चिपका हुआ है, अडेसिव है। ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं जो मध्यवर्ती फिलामेंट कैडेरिन द्वारा मध्यावस्था वाले चिपकने वाले इंटरजंक्शन को युग्मित करके आसन्न कोशिकाओं को यांत्रिक रूप में एक्कृत करते हैं। ठीक है, डेस्मोसोम किसका रूपांतरण है, तो डेस्मोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्यूम omnicellular e-cellular with means all cell arise from pre-existing cells were given by the following। यानी कि जो एक वाक्य है, एक फ्रेज है ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है कि हमारी जो पुरानी कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं हैं, ये पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। यानी हमारे बॉडी में जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये जो हमारे बॉडी में पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाएं हैं, उन्हीं का डेवलप्ड रूप है, उन्हीं से डेवलप्ड होकर नई कोशिकाएं बन रही हैं। इस अवधारणा को किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है आर विर्चो, यानी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कहा था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर फ्रेज के रूप में यूज किया था कि हमारे शरीर की नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हुई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, यानी पहले यूकैरियोटिक थे, कौन थे? वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्रोटोजोवंस थे या साइनोबैक्टीरिया थे? तो आपको बता दें सबसे पहला जो यूकैरियोटिक था वो था प्रोटिस्टा। पहला यूकैरियोटिक क्या था? पहला यूकैरियोटिक था प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रथम यूकैरियोटिक यानी फर्स्ट यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। इसमें सभी एक कोष के यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं, एक कोष के यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं। ठीक है, एक कोष के यानी यूनिसेलुलर। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी, यानी जिसे आप कह सकते हैं फ्री लिविंग, पैरासाइट या ऑटोट्रॉफी। अब ये मतलब फ्री लिविंग होते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड भी हो सकते हैं, या फिर स्वपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। मोनेरा में क्या क्या रखा गया है? तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें अविकसित यानी अपूर्ण न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रिमिटिव और न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस या जिसे अविकसित न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस कह सकते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन सा जगत रखा गया? तो मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। वहीं बात करें यूकैरियोटिक, यू यानी कि ट्रू और कैरियोटिक यानी कैरियॉन्स, कैरियॉन्स यानी न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता हो, उसे यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चैटन के द्वारा किया गया था। चैटन, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो चैटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कौन से वैज्ञानिक? चैटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1937 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कमी होती है न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या चीज़ अब्सेंट होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं ये प्रिमिटिव होती हैं, बहुत ही प्रिमिटिव सेल होती हैं। और प्रिमिटिव का मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल पॉइंट के आकार का पाया जाता है। इसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये किसी सेल ऑर्गेनेल्स को भी नहीं बनाता है, जैसे यूकैरियोटिक जो है इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर झिल्ली भी नहीं पाई जाती, इसके भीतर न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ एबव, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियोलस होता है, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सुविकसित कोशिकांग यानी कि डेवलप्ड सेल का अभाव होता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आग यानी प्रिमिटिव होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाया जाता है कि 80। तो इसका सही जवाब है यूकैरियोटिक में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में शामिल है। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन बट नो डीएनए, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन। तो इसका सही जवाब है डीएनए बट नो हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में मैंने आपको बताया कि इसमें डीएनए पाया जाता है लेकिन ये हिस्टोन के साथ बाउंड नहीं करता है।
इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये हिस्टोन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, वो क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या जल है? तो आपको बता दें, किसी भी कोशिका की आप बात कर लीजिए, चाहे यूकैरियोटिक, चाहे प्रोकैरियोटिक, चाहे एनिमल सेल, चाहे प्लांट सेल, किसी भी सेल की आप बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो जल ही होता है। किसी भी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अणु होता है वो वाटर होता है। 67 से लेकर 70% जल पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है सेल में? तो 67 से लेकर 70 यानी 67 से 70% जल पाया जाता है। जबकि प्रोटीन कोशिका का 15% भाग कवर करती है। कोशिकाएं पानी, अकार्बनिक आयन यानी इनऑर्गेनिक आयन, कार्बन युक्त अणुओं से बनी होती हैं। अधिकांश कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज, जैसे आज हमने क्या कवर किया, एनिमल सेल में अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं कंप्लीट करूँगी। और टॉपिक वाइज फिर मैं सारे जो आपके क्या कहते हैं पिछले 10 सालों में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए होंगे किसी भी एग्ज़ाम में जूलॉजी का, वो मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करूँगी। चाहे वो आपका कॉर डेटा से हो, चाहे वो नॉन कॉर डेटा से हो, चाहे किसी भी फाइलम से हो, सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।